ओके डियर फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, आज से हम लोग विश्व इतिहास का पार्ट आरंभ कर रहे हैं। यह आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा। आप सभी लोगों से मैं पहले पूछना चाहता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं। आपको डिफिकल्ट लगता है या इजी लगता है? अगर डिफिकल्ट लगता है तो आज के बाद नहीं, कम से कम 1 वीक का टाइम देना होगा। उसके बाद आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, जब आप किसी विषय को पढ़ते हो, उस विषय के सार तत्व की समझ होनी चाहिए। और मैं तो यह कहूँगा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरू करो तो वह भी बेहतर है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से जब इंडियन हिस्ट्री पर आओगे तो आपको और भी एक व्यापक फलक मिलेगा समझने का। मैं आपको बताऊं कि एक हिस्टोरियन है, बहुत ही रिप्यूटेड हिस्टोरियन है। बार बार मैं उनका रेफरेंस भी दूंगा। वो ब्रिटिश हिस्टोरियन है, मार्क्सवादी हिस्टोरियन। उनका नाम है एरिक हॉब्सबॉम। एरिक हॉब्सबॉम ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात कही। उसने राष्ट्रवाद के लिए कहा है कि आधुनिकता के बिना राष्ट्रवाद संभव नहीं है। उसी प्रकार से एक दूसरे हिस्टोरियन है E.H. कार। उन्होंने भी एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि विश्व के बिना राष्ट्र का अस्तित्व नहीं। तो जब हम राष्ट्र के लिए पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम केवल भारत के अंदर की चीजें जानते हैं। हमारी स्थिति कूप मंडूक की तरह हो जाती है, कुएं का मेढक, आपने नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि हम भारत के अंदर की घटनाओं को भारत की घटनाओं से ही तुलना करते हैं। लेकिन जब हम विश्व इतिहास के व्यापक फलक पर आते हैं तो फिर हमें भारत की तुलना विश्व से करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। आप जिन लोगों ने इंडियन हिस्ट्री कवर किया है, वे लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पर आओगे तो ऐसा महसूस करोगे कि अब इंडियन हिस्ट्री का विजन तुम्हारा ज्यादा क्लियर हुआ है। और जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से आरंभ करोगे, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद इंडियन हिस्ट्री पर आओगे, तो आप महसूस करोगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इंडियन हिस्ट्री में मिल रहे हैं। आप पहले वर्ल्ड में परिवर्तन देखोगे, उस परिवर्तन को आप इंडिया के परिवर्तन से जोड़ोगे। जो इंडियन हिस्ट्री से जिन्होंने आरंभ किया है वो इंडिया से आरंभ करोगे और वर्ल्ड से जोड़ोगे। मैं स्टूडेंट्स, मैंने बार बार आपको एक संकेत देने का, एक मैसेज देने का प्रयास किया है अपने YouTube लेक्चर में भी, कि मैं चीजों को ऑर्गेनिक होल में लेकर चलता हूं। मैं मानकर चलता हूं जब पार्ट होल से जुड़ता है। ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि पार्ट का महत्व नहीं है। पार्ट का बहुत महत्व है राइटिंग में। पार्ट को हम थोड़ा भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्रत्येक पार्ट को हम होल से जोड़कर देखेंगे, फिर उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का एग्जाम्पल दूंगा। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमें यह करना पड़ेगा। और अगर इस मेथड को आप हिस्ट्री के सारे सेगमेंट्स में ही नहीं, जनरल स्टडीज के सारे सेगमेंट में भी जब प्रयोग करेंगे, तो आप उसका बहुत ही एडेड बेनिफिट देखेंगे। इसका बहुत ही व्यापक फायदा आपको नजर आएगा। तो पहले आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे हमें बढ़ना है। मैं मानकर चलता हूं, जब कोई विषय हम पढ़ने जाते हैं या कोई विषय हम पढ़ते हैं, तो पहली चीज जो हमारी जरूरत होती है, उस विषय के सार तत्व को समझना। यह सार तत्व, माय स्टूडेंट्स, केवल वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं है, यह सार तत्व पूरे हिस्ट्री का है। और वह है, किसी भी विषय का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व आपके लिए जानना आवश्यक है कि संबंधित विषय का सार, एसेंस क्या है। इतिहास का सार है परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, टू अंडरलाइन द चेंजेज। माय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक के अंदर शायद ही घुस पाऊं। वैसे ही मैं टॉपिक के अंदर आने से पहले आपको टॉपिक के लिए तैयार करता हूं। मैं पहले आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले समझिए कि रिक्वायर्ड क्या है, क्योंकि एक बार अगर आप रिक्वायरमेंट को समझ लेते हो तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाती। ये कहावत आपने सुनी होगी, वेल बिगन हाफ डन। अगर हम लोग की बिगिनिंग अच्छी रहेगी तो समझिए बिगिनिंग होते ही हमारा आधा काम हो गया। अब यहां पर जो सेंटेंस दिया है, जो
इतिहास का डिफिनीशन है, उसकी परिभाषा है, वो गौर करने वाली है कि इतिहास का सार है परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। अगर परिवर्तन के तत्वों को, वैसे तो मैंने परिभाषा के तौर पर पीछे भी आप लोगों को बताया है भारतीय इतिहास का विश्लेषण करते हुए कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, टू अंडरलाइन द शिफ्ट एंड कंटिन्यूएशन इन हिस्ट्री और इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। लेकिन वहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि निरंतरता शब्द को हमें इसलिए इंफेसाइज नहीं किया है कि जब हम परिवर्तन को रेखांकित कर देते हैं तो निरंतरता तो स्वयं निकल कर चली आएगी। अगर हम परिवर्तन को पकड़ पाए, एक युग में जो प्रवृत्तियां हैं और दूसरे युग में उन प्रवृत्तियों में क्या परिवर्तन आया, फिर कौन सी नवीन प्रवृत्तियां जुड़ी, अगर इसे हम लिंक कर पाए तो हमारे लिए तो इतिहास बहुत ही आसान हो जाए। अब मैं यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा परिवर्तन के तत्वों को, क्योंकि देखो मैं जो बता रहा हूं आपको ये कोई ऐसी नहीं किसी लंबी चौड़ी पुस्तक से है, किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक से है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक से है। आप लोग सभी लोग जब पढ़ाई प्रारंभ करते हो तो आप एनसीईआरटी बुक पर बल देते हो, लेकिन मुझे एक इसी पर एक ध्यान आता है कि आत्मज्ञान बिना सब सुना क्या मथुरा क्या काशी, यह कॉपलेट मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान सबसे पहली आवश्यकता है। एनसीईआरटी एक स्टूडेंट 4-4, 5-5 बार भी पढ़ ले, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिक मैसेज को अगर नहीं समझेंगे तो चाहे वो कितनी भी बार पढ़ ले, और मुझे आश्चर्य होता है कि हर नुक्कड़ पर एनसीईआरटी पढ़ी और पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर वही है कि एनसीईआरटी का जो मूल तत्व है, जो मूल सार है, उसे समझने का प्रयास नहीं किया जाता है। अब देखिए आपका जो विश्व इतिहास का एनसीईआरटी बुक है उसमें आपके ये क्लास 9, 10th, 11th तीन में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में रखा गया है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक आपके घर पर रखी हुई है इसमें क्लास 9th, 10th, 11th इसमें 3 क्लासेस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट रखे गए हैं। तो उसके प्रीफेस में ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में किन बातों का ख्याल आपको रखना है पढ़ते हुए। तो आपको यहां देते हैं कि चीजें हमारी आंखों के सामने बदलती रहती है, परंतु हम कभी नहीं सोचते कि बदल क्यों रही है। मतलब अब जैसे आप देखो, अभी आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देख रहे हो, तो क्या दुनिया में इसी तरह का ग्लोबलाइजेशन हमेशा था? इतिहास में आपको पकड़ना क्या है। अगर ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है तो हम सोचना शुरू करेंगे इससे पहले कौन सा एरा होगा, तो अरे इससे पहले तो कोल्ड वॉर का एरा था। अच्छा, कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? तो कोल्ड वॉर कहां से आया? व्हाट इज कोल्ड वॉर? तो उससे पहले क्या हुआ? तो उससे पहले वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ कि कोल्ड वॉर अस्तित्व में आया? और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? तो देखते हैं कि 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी, इस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इससे पहले हुआ है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ गलतियां की गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी घटना हुई। यस, क्या गलतियां की गई उसे हम जानेंगे। फिर होंगे चलिए भाई ये गलतियां हमने की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कौन सी हमारी बाध्यता थी कि हमने 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच ईमानदारी नहीं बरती और गलतियां की। तो पता चलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिन परिस्थितियों में लड़ा गया था उसमें कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो गए थे, उन्होंने ही पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी गलतियां की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति तैयार कर दी। ठीक, अच्छा, दोनों के बीच 2-3 घटनाएं हो चुकी है। तो क्या? तो सोवियत रूस की क्रांति भी हो चुकी है, समाजवादी क्रांति, और विश्व आर्थिक मंदी भी आ चुकी है। मतलब एक तरफ समाजवादी विश्व प्रगति के पथ पर है, साम्यवादी विश्व, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी विश्व को पहला झटका लगा वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के रूप में। तो फिर हमें और भी आश्चर्य होता है कि अरे ये तो इतनी बड़ी बात है कि हमें ये 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच ये घटना हुई जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पैदा किया। अच्छा चलिए, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही क्यों हो गया था? तो पता चला कि भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वैसे नहीं हुआ था। पिछले 1 शताब्दी से यूरोप के इतिहास में जो अंतर्विरोध उभर रहे थे, वे उन अंतर्विरोधों के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अच्छा चलिए भाई, ये अंतर्विरोध क्या थे? तो हम औद्योगिक क्रांति में जाते हैं, हम राष्ट्रवाद के उद्भव में जाते हैं। औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई साम्राज्यवाद है, और औद्योगिक क्रांति से पहले राष्ट्रवाद तो आ गई थी। औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रवाद को और भी गति दी।
फिर हम समाजवाद और मार्क्सवाद में जाते हैं, तो समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, ये सभी आपस में टकराहट करते हुए और फिर वे आ गए वर्ल्ड वॉर। अच्छा, तो ये राष्ट्रवाद कहां से आया? साम्राज्यवाद किसे कहते हैं और क्यों पैदा हुआ? उससे पहले क्या गति हुई? ये साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, इन सब की परिस्थितियां क्या थी? औद्योगिक क्रांति क्यों घटित हुई थी? औद्योगिक क्रांति से पहले क्या घटित हुई? फिर पीछे हम जाते हुए राष्ट्रवाद को खोजते हुए फ्रांस की क्रांति और अमेरिकी क्रांति में चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, फ्रांस की क्रांति और अमेरिकी क्रांति क्यों घटित हुई? अच्छा ठीक है, तो उसके पीछे एक और भी वैचारिक क्रांति हो चुकी थी, बौद्धिक क्रांति, उसे प्रबोधन कहते हैं। ये प्रबोधन किन लोगों ने लाया और क्यों लाया? प्रबोधन का उद्देश्य क्या था? प्रबोधन के साथ आधुनिक काल का आरंभ क्यों माना जाता है? तो मैं स्टूडेंट्स, इस तरह से हम प्रश्न करते हुए जाएंगे तो हम मेडिएवल और एंशिएंट यूरोप में चले जाएंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे जब मानव पत्थर के उपकरणों से की सहायता से जीवन जीने की कोशिश कर रहा था और सभ्यता का भी विकास नहीं हुआ था। तो हम आगे से पीछे बढ़ते हुए, तो यही आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है, चीजें हमारी आंखों के सामने बदलती रहती है, परंतु हम कभी नहीं सोचते कि बदल क्यों रही है। इन बदलावों पर लगातार नजर रखना तथा यह समझना कि बदलाव क्यों और कैसे आ रहे हैं, और यह भी कि हम आज इस दुनिया में जी रहे हैं वह कैसे बनी है, यही इतिहास है। मतलब इतिहास का मतलब कोई टॉपिक और चैप्टर नहीं। आप देखते हो कि जब मैं आपका रेगुलर क्लास होता है, तो रेगुलर क्लास में तो माय स्टूडेंट तुम जानते हो इस चीज को कि मैं टॉपिक टू टॉपिक दो तरह का स्टडी मैं आपको कवर करता हूं। एक है वर्टिकल स्टडी और दूसरा ऑरिजेंटल स्टडी। क्योंकि वर्टिकल स्टडी आवश्यक है, क्योंकि बिना वर्टिकल के आप ऑरिजेंटल नहीं समझ पाओगे, उसी प्रकार से ऑरिजेंटल के बिना वर्टिकल नहीं समझ पाओगे। और क्वेश्चन आंसर करने में आपको वर्टिकल और ऑरिजेंटल दोनों की जानकारी की जरूरत होगी। और सिर्फ ये ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए नहीं जरूरत होगी, जो जनरल स्टडीज में जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें भी वर्टिकल ऑरिजेंटल दोनों प्रकार के नॉलेज की जरूरत होगी। तो इसीलिए मैं इस बात को ध्यान में रखता हूं। तो खैर, तय हो गई कि अब हमें देखना है इतिहास में क्या देखना है, परिवर्तन का तत्व देखना है। तो अब यहां पर हमने पहले पैराग्राफ में कुछ एक देखो, हम आपको जब रेगुलर क्लास, अभी तो आपका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें तो मुझे उसका बैकग्राउंड ही समझाना होगा, फिर भी मैं सिलेबस वगैरह का पीडीएफ इसमें डाल देता हूं। मेरा दूसरा लेक्चर जब कल होगा तो मैं फिर सिलेबस पर तो आने में मुझे एक आध दिन टाइम लगेगा, क्योंकि आपका सिलेबस 18वीं सेंचुरी प्रबोधन से आरंभ होता है। लेकिन डायरेक्ट प्रबोधन पर जाने में समस्या यह है कि जब तक मैं आपको एंशिएंट और मेडिएवल यूरोप और आधुनिक पश्चिम के उद्भव की जानकारी नहीं दूंगा, तब तक आप प्रबोधन को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि यह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे सॉरी, और आपको इनेबल करेंगे कि इसके माध्यम से आप आगे 18वीं सेंचुरी का प्रबोधन समझ सके। तो चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, तो वी आर सपोज टू बी प्रिसाइज हियर, हम यहां प्रिसाइज होंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके इसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलेगी। सॉरी। तो यहां पर आपको दिया जाता है कि उपयुक्त परिभाषा यह सिद्ध करने का प्रयास है कि इस विषय के अध्ययन के क्रम में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित किया जाना चाहिए। परिवर्तन की समझ ही इतिहास की समझ है। फिर जिसे घटना अथवा तथ्य के रूप में देखा जाता है वह महज उदाहरण है। इतिहास में आप क्या पढ़ते हो? आप परिवर्तन पढ़ते हो। तो फिर घटना जिसे कहते हो, अब मैं एक दिलचस्प बात बताता हूं। मैंने एक लेक्चर यूट्यूब पर फ्रांस की क्रांति की दी है, तो किसी बच्चे ने उस पर लिखा, बाद में बोला जो कोई अगर खास सूचना होती है तो वो दे देते हैं, हमारे जो असिस्टेंट हैं और जो हमारे यूट्यूब लेक्चर को देखते हैं, तो वो देते हैं कि सर अमुक बच्चे ने अमुक प्रश्न किया है। कोई अगर इस तरह का वो समझते हैं कि उचित प्रश्न है और मुझे जवाब देना चाहिए, तो हम दूसरे लेक्चर में कोशिश करते हैं कि उनके उस प्रश्न को हम तरजीह दें। तो उन्होंने प्रश्न किया कि सर पूरी फ्रांस की क्रांति समझ हो गई, लेकिन डेट्स तो आपने बताया ही नहीं। अब डेट्स की जरूरत कहां पड़ती है? तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप समझिए। तारीखें, अगर इतिहास के अध्ययन का अर्थ परिवर्तन है, तो परिवर्तन तो किसी एक तिथि को नहीं होगा। हाँ ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति घटित हुई,
लेकिन हम को लिखने के दरमियान ये 1789 लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? 1789 कहाँ लिखेंगे? क्या हम क्वेश्चन शुरू करेंगे कि फ्रांस की क्रांति लिखना है तो यह क्रांति 1789 में घटित हुई थी? तो फिर एग्जामिनर भी समझेगा ये झुनझुना देकर हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। एग्जामिनर उसे कोई इंप्रेस थोड़ा होगा। तो दिस इज द पॉइंट। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि फिर जिसे घटना अथवा तथ्य के रूप में देखा जाता है वह महज उदाहरण की भूमिका निभाता है। वो आपके लिए उदाहरण है। आप फ्रांस की क्रांति के मध्य अनेक घटनाएं पाते हैं, यथा स्टेट जनरल की बैठक। वो देखोगे जब मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ाऊंगा, यहां पर मैं रेफरेंस देके केवल आपको समझा रहा कि उनकी जरूरत हमें कैसी होती है। अब फ्रांस की क्रांति के मध्य अनेक घटनाएं पाते हैं, यथा स्टेट जनरल की बैठक, बास्तिल का पतन, सामंतवाद का पतन, मानव अधिकारों की घोषणा, 1791 का संविधान, जैकोबियन शासन, नेपोलियन का उद्भव। परंतु इन घटनाओं के पीछे बदलते हुए वर्गीय समीकरण एवं परिवर्तन की एक प्रक्रिया चल रही है। इसमें आपको परिवर्तन की प्रक्रिया समझनी होगी। अब फ्रांस की क्रांति के मध्य नेतृत्व मध्य वर्ग ने अपने हाथों में लिया। उसने निम्न वर्ग को एक अधीनस्थ शक्ति के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया, किंतु आगे चलकर निम्न वर्ग ही क्रांति पर हावी हो गया। इस कारण संपूर्ण क्रांति उग्र और हिंसक हो गई तथा इस काल में कई रेडिकल परिवर्तन हुए, यथा वयस्क पुरुष मताधिकार की स्वीकृति, काम एवं भोजन के अधिकार का प्रावधान। अब देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं, परिवर्तन। तो ये तो तय हो गया कि इतिहास में हमें परिवर्तन रेखांकित करना है। अब हम परिवर्तन को कैसे रेखांकित करेंगे यह आपको बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, हम परिवर्तन को कैसे रेखांकित करेंगे ये मैं आपको बताना चाहूंगा। चेंज, अब देखिए, अब चेंज में आर्थिक, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण, वर्गीय समीकरण, इसी के लिए एक दूसरा टर्म आता है सामाजिक। मैं क्लियर करता हूं ये आपको, सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मतलब मैं आपको यह बताना चाहता कि जितने भी परिवर्तन दिख रहे हैं उन सारे परिवर्तनों का परस्पर संबंध है। जैसे अब देखिए, जब से मार्क्सवाद आया, भले चलिए मार्क्सवादी समाजवादी पद्धति टूट गई, लेकिन मार्क्सिज्म जो एक प्रैक्सिज्म देकर गया दुनिया के विचारों में, तो मिटा नहीं। कहीं ना कहीं आर्थिक भौतिक बातों का महत्व उसने स्थापित किया। उसने जो अतिवादिता दिखाई, एक्सट्रीमिस्ट व्यू जिसको बोलते हो, वो अतिवादिता थी कि उसने माना कि वर्ग संघर्ष ही प्रत्येक चीज को निर्धारित करता है। तो इसी एक अतिवादिता मानकर इसे संतुलित किया गया। लेकिन उसने जो आर्थिक भौतिक बातों का महत्व बताया, उन आर्थिक भौतिक बातों के महत्व को किसी ने चुनौती नहीं दी। क्योंकि आर्थिक भौतिक बातों के महत्व को चुनौती देने का मतलब है जीवन के यथार्थ से कट जाना। तो इसलिए देखो, परिवर्तन आज भी अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक परिवर्तन को थोड़ी बहुत ज्यादा तरजीह हम दे ही डालते हैं। तो मतलब आपको यह कहा जाता है कि जब आर्थिक परिवर्तन हुआ, जैसे आप समझ सकते हो कि एक समय ऐसा था जो यूरोप में ही दास व्यवस्था थी। मैं आपको बताऊंगा। तो दासों का श्रम ही
दासों के स्वामी के लिए धन था क्या? दास का श्रम, जिसका शोषण करके वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। अब यह पद्धति टूटी तो भूमि संपदा पर उन्होंने कब्जा किया। भूमि संपदा पर कब्जा किया तो भूमि बन गया नई अर्थव्यवस्था। तो अब भूमि आर्थिक आधार बन गई, तो उसके आधार पर जो व्यवस्था कायम हुई वो सामंतवाद कहलाया। फिर आगे चलकर भूमि के समानांतर उत्पादन का, शिल्पों का, व्यापार का और आगे चलकर उद्योगों का महत्व बढ़ता जाएगा और भूमि का महत्व कम होता जाएगा। तो फिर उस मतलब उत्पादन यानी उद्योग और व्यापार को आधार बनाकर जो वर्ग स्थापित होगा वो समाज का अधिक प्रभावी वर्ग हो जाएगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि जब आर्थिक परिवर्तन हुआ तो आर्थिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक वर्ग का वर्चस्व टूट गया और दूसरे वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया। जब भी आर्थिक परिवर्तन होगा तो एक वर्ग का वर्चस्व टूट गया और दूसरे वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया। ओके, अब यह आर्थिक परिवर्तन आवश्यक रूप में सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग का वर्चस्व टूटा। वर्चस्व का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में हेजेमनी कहते हैं। और आप अगर लेमैन टर्म में हमसे पूछोगे सर मैं वर्चस्व का मतलब नहीं समझता, तो मैं लेटमैन टर्म में आपको बताऊंगा दबदबा। एक वर्ग का दबदबा टूट गया और दूसरे वर्ग का दबदबा स्थापित हुआ। तो इसी के लिए मैंने एक टर्म दिया है, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण। मतलब एक वर्ग का दबदबा टूटा और दूसरे वर्ग का दबदबा बढ़ गया, तो इसे हम कहेंगे कि वर्गीय समीकरण बदल गया। वर्गीय समीकरण बदल गया। ओके, एक वर्ग प्रभावी हो गया। अब इसी को हमने सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया है, क्योंकि एक वर्ग का वर्चस्व टूटा, दूसरे वर्ग का वर्चस्व स्थापित हुआ। दैट सिंबलाइज्ड सोशल चेंज। उसको सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन हुआ तो जिस वर्ग का वर्चस्व टूटा और एक दूसरे वर्ग का वर्चस्व स्थापित हुआ, तो जिस वर्ग का वर्चस्व होता है उसकी विचारधारा समाज पर हावी होती है। तो जैसे आप कह सकते हो कि मैं एक उदाहरण बताता हूं कि जब आप एंशिएंट रोम और एंशिएंट ग्रीस में जाओगे, एंशिएंट यूनान और एंशिएंट रोम में, तो वहां पर देखोगे वहां पर समाज का विभाजन दो में मुख्य रूप से है, दास है और दासों के स्वामी है। जो कुलीन है वो दासों के स्वामी कुलीन वो हैं, उनको पैट्रिशियन बोलते थे। तो अब देखोगे वह समाज में हावी है, तो विचारधारा है, वो विचारधारा भी उन्हीं को फेवर कर रही है, क्योंकि उन्होंने ही विचारधारा पर उनका दबदबा है। तो इसी क्रम में हमको बताते हैं कि जैसे आप प्लेटो कहते हो, अरस्तु कहते हो, तो प्लेटो और अरस्तु जैसे जो चिंतक हैं वो भी यही प्लेटो है, आप समझ सकते हो, जो डेमोक्रेसी से घृणा करता है। उसके मन में डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स। और जो अरस्तु है वो कहता है कि राज्य में निवास करने वाले सभी लोग नागरिक नहीं हैं, केवल वही नागरिक है जिनके पास धन और अवकाश है। तो अब बताओ ये विचारधारा है वो समाज के किस वर्ग को पृष्ठपोषण कर रही है। ओके, अब इसके बाद ये व्यवस्था टूटेगी, आगे सामंतवाद आएगा। इसका मतलब है दासों के स्वामी की जगह भूमि के स्वामी ले लेंगे और जिसे आप दास कहते थे उसकी जगह आप आ जाएंगे कृषक दास सामंतवाद में। तो जो सामंत वर्ग है उसका विचार प्रभावी हो जाएगा और साहित्य से लेकर हर जगह सामंती मूल्य छा जाएंगे। फिर आगे चलकर फिर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो एक नया वर्ग स्थापित हो जाएगा जिसे आप मध्य वर्ग कहते हो या बुर्जुआ वर्ग, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा वो ताकतवर होगा, तो उसकी विचारधारा हावी हो जाएगी। और मार्क्स ने भविष्यवाणी की कि आगे जब सत्ता वर्कर्स के पास आ जाएगी एक नई इकोनॉमिक चेंज के बाद, ये औद्योगिकरण ने पहले बुर्जुआ के अस्त को स्थापित किया है, फिर सर्वहारा को स्थापित करेगा। हालांकि मार्क्स की भविष्यवाणी वो सत्य नहीं सिद्ध हो सकी और इसकी बहुत सारी वजह हैं जो आप विश्व इतिहास पढ़ते हुए जानोगे। लेकिन उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वी हैव टू गिव फोकस ओवर द लार्जर मीनिंग। तो मतलब कुल मिलाकर मैं आपको यहां पर उलझाना नहीं चाहता, मैं बहुत सुलझे हुए
ढंग से आपको बता रहा हूं कि आपको इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या परिवर्तन देखेंगे। आर्थिक परिवर्तन हुआ तो वर्गीय समीकरण बदला, यानी सामाजिक परिवर्तन हुआ तो एक नया वर्ग हावी हुआ, तो एक नवीन विचारधारा को प्रोत्साहन मिला, तो वैचारिक परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन की प्रक्रिया हमने राउंड बनाई है, ऐसा नहीं कि वर्टिकल है, सभी सभी को का पृष्ठपोषण कर रहे हैं। तो अगर अब वैचारिक परिवर्तन हुआ तो इससे राजनीतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलेगा, जो नवीन विचारधारा। अब आप बताओ, जो लॉक, रूसो, वोल्टेयर, दिदरो जैसे चिंतकों ने क्या फ्रांस की क्रांति में राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र और प्रजातंत्र का विचार नहीं दिया? तो राजनीतिक परिवर्तन जो फ्रांस में हुआ है, उनमें उन विचारकों की भूमिका है या नहीं? ये विचारक किस वर्ग से आया है? मध्य वर्ग से। और मध्य वर्ग कहाँ से आया है? तो आर्थिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आया है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि इन सबके बीच आपस में सारे परिवर्तनों के बीच तालमेल है। फिर राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो फिर इसी सब क्रम में सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता चलता है। फिर ये सब परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन को और भी प्रोत्साहन देते हैं। आर्थिक परिवर्तन मतलब ऐसा नहीं कि आर्थिक परिवर्तन पर इन परिवर्तनों का प्रभाव नहीं, आर्थिक संरचना पर भी राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक कारकों का प्रभाव है। लेकिन आर्थिक संरचना और इन सब के बीच जब बात आती है कि कहां से यात्रा शुरू करूं, तो हमारा ध्यान बरबस आर्थिक संरचना की ओर चला जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर यह तय हो गया हम लोगों के बीच कि आपको पूरी विश्व इतिहास के दरमियान परिवर्तन वाले कारक को विशेष महत्व देना है। ओके, अब हम उसी में आपको बताया है मैंने कि परंतु इतिहास के इस मोड़ पर निम्न वर्ग अभी उतना संगठित नहीं था कि मध्य वर्ग को विस्थापित कर सके। इसलिए फिर एक बार क्रांति की बागडोर मध्य वर्ग के हाथों में चली गई। ये आपको फ्रांस की क्रांति से संबंधित डेवलपमेंट बताया जा रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट भी मध्य वर्ग के हितों के पोषक के रूप में स्थापित हुआ। स्वाभाविक रूप में क्रांति की क्रांतिकारिता कम हो गई। खैर, अगर अभ्यर्थी को परिवर्तन का ज्ञान हो जाता है तो वह इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकेगा। यथा फ्रांस की क्रांति को जितना उसे संपादित करना अवश्य था, उसे कम पाया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मतलब यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि जिन्हें परिवर्तन का ज्ञान हो जाता है वे इस तरह के प्रश्न को हल कर पाएंगे कि फ्रांस की क्रांति को जितना उसे संपादित करना आवश्यक था, उसे कम पाया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपके ऑप्शनल वाले पेपर में 1989 में जबकि फ्रांस की क्रांति की बाइसेंटेनरी मनाई जा रही थी, तब ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कोई अगर फ्रांस की क्रांति पढ़कर केवल लिखना चाहेगा तो उत्तर कहां से दे पाएगा? फ्रांस की क्रांति जितना उसे संपादित करना आवश्यक था, उससे बहुत कम पाया। क्या आप सहमत हैं? तो इस क्वेश्चन का जो टेल पार्ट है, इस कथन से सहमत हैं। इस टेल पार्ट को कहा जाता है कीवर्ड। तो कीवर्ड हमें यह डायरेक्शन देता है कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए। तो अगर क्या आप सहमत हैं, तो अधिकतर 90% केसेस में होता है कि भाई हम या तो सहमत नहीं हैं या पूरी तरह सहमत नहीं। तो क्यों सहमत नहीं है? तो जो परिवर्तन आया है, ठीक है, इसने जो प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाया पूरी तरह, लेकिन फिर भी चलिए, जितना परिवर्तन हुई, अगर इसने 100% का प्रॉमिस किया और अगर 50% या 40% भी परिवर्तन हो गए तो क्या कम है? और फिर कहां कहां, तो क्या फ्रांस की क्रांति तक इसको रोका जाएगा या 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट तक ही रोका जाएगा? नहीं, इसको आगे बढ़ाते हुए 19वीं सेंचुरी में यूरोपीय क्रांतियों को लेते हुए, राष्ट्रवाद के उद्भव, इटली जर्मनी के एकीकरण से होते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए हमें कहां चला जाना है? तो 1989 में अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा होगा तो उस वर्ष को कैसे भूल सकेगा कि 1989 में सोवियत रूस के परिवर्तन का प्रभाव जब पूर्वी यूरोप के देशों पर पड़ा था और पूर्वी यूरोपीय देशों में मतलब निरंकुश समाजवादी सरकारों के विरुद्ध एक जन क्रांति शुरू हो गई थी, जबकि फ्रांस की बाइसेंटेनरी ईयर मनाया जा रहा था और वहां पर भी लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि उसकी दूसरी शताब्दी पर भी हमें एक बार फ्रांस की क्रांति की याद आ जाती है और उसकी विरासत तो वहां तक जुड़ जाती है जिसमें स्वतंत्रता से लेकर और नागरिक अधिकारों तक की घोषणा फिर होती है। तो क्या हमारा सूत्र वहां तक नहीं जुड़ जाता? तो कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को लिख रहा होगा 1989 में
एग्जाम हॉल में बैठकर, तो क्या उसको इतिहास को वर्तमान से जुदा करके देख सकता उसको? यही मैं बताना चाहता हूं कि परिवर्तन का ज्ञान होने का मतलब है कि आप जब जरूरत पड़ेगी तो किसी खास टॉपिक पर भी लिख सकते हो, और जरूरत पड़ेगी तो उस टॉपिक को आगे के टॉपिक से और पीछे के टॉपिक से भी जोड़कर देख सकते हो। तो परिवर्तन के पहलू पर अब आगे आपको बताया जा रहा है दूसरा वाला मुद्दा। परिवर्तन के पहलू पर गौर करने के पश्चात एक दूसरे संबद्ध पहलू पर भी, जिसकी ओर एक संकेत एनसीईआरटी की पुस्तकों में किया गया है, गौर करने की जरूरत है। एनसीएफ 2005, जैसे आपकी एनसीईआरटी की जो पुस्तक लिखी हुई है उसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बार बार मैं इस चीज पर इंगित करता हूं कि आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे केस स्टडी देते हैं, बाकी चीजें, वहां उनकी कोशिश यह नहीं होती है कि उन पुस्तकों के माध्यम से महज आपको सूचना दी जाए। उन्हें कोशिश यह होती है कि उन पुस्तकों के माध्यम से आपको सोचने वाले प्राणी बनाया जाए। लेकिन माय फ्रेंड्स, उस चीज को ध्यान रखना, उस क्वेश्चन के साथ आपको जस्टिस करना है, और वो पुस्तक के साथ जब आप इन बातों पर गौर करेंगे पढ़ने से पहले कि वो आपसे क्या, एक परिवर्तन का ज्ञान, उसने यह कहा कि आप वर्तमान को देखिए तो सोचने के लिए। जैसे आप एक उदाहरण में बताता हूं, अभी हाल में गवर्नमेंट ने लेबर लॉज पर ही कानून बनाए, या आपने देखा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर भी, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स पर ही लॉज बने एपीएमसी पर। तो इनको देखने के बाद आप देखते हो कि किसान इतना ज्यादा क्रुद्ध हो रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने हमें खतरे में डाल दिया, उसने हमें मार्केट के रिस्क पर छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। देखो पंजाब वगैरह में प्रोटेस्ट इतना मैसिवली हुआ। तो उस पर एक मिनट आपको सोचना चाहिए कि भाई ये कानून आया कब, ये किसानों को ये फैसिलिटीज कब दी गई थी, ये कब से लागू है, उसके पीछे क्या हुआ, क्यों फैसिलिटीज दी गई थी। तो आप इतिहास में चले जाओगे। आपके यहां जब न्यूज बनता है, आज आप देखते हो कि आप इन्वायरमेंट ही पॉलिसी पर देखते हो कि ठीक है, यूएसए ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट बिडेन ने फिर कमिटमेंट किया कि हम फिर एक बार पेरिस जो इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस है उसके साथ फिर हम रिज्वाइन करेंगे। तो फिर आपको यह ध्यान होना चाहिए कि भाई पेरिस कॉन्फ्रेंस जो आया था, और उसमें जो फिर पेरिस समिट में जो कुछ खास डिसीजन हुए थे, उससे यूएसए क्यों निकल गया था, और इससे पहले पेरिस समिट से पहले कौन सा समिट हुआ था, और इतिहास में इन्वायरमेंट पर यूएसए का क्या रोल रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू कब से हुआ, वर्ल्ड के कंट्रीज ने उसे ज्वाइन कब से किया। तो इन बातों को, इस तरह के सम्मेलन कहाँ से होते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वह इतिहास के साथ भी जस्टिस होगा और वर्तमान के साथ भी जस्टिस होगा, और वही आज के ह्यूमैनिटीज की वास्तविक तकाजा है। तो मैं इस तरह की तैयारी आपसे चाहता हूं। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी पुस्तक में गौर करने की जरूरत है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, इसी को कहते हैं एनसीएफ, न्यू नेशनल करिकुलम, नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है कि इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। मतलब इसमें, इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। मतलब कि आपको रटने वाले प्राणी से सोचने वाले प्राणी की तरफ उन्मुख होना चाहिए। क्योंकि देखो, दो तरह का नॉलेज होता है, मैं पीछे भी बच्चों को बता चुका हूं। एक को कहते हो सतही ज्ञान, फ्लैट नॉलेज, और दूसरे को कहते हो क्रिटिकल थिंकिंग। एक को कहते हो फ्लैट थिंकिंग, दूसरे को क्रिटिकल थिंकिंग। तो फ्लैट थिंकिंग में क्या होता है कि जो विचार जैसे आप लेते हो उसको उसी तरह से रट कर आप उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, उसमें कोई इजाफा आप नहीं कर पाते हो। और जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो उसमें इजाफा करते हो, उसमें अपनी चीजें जोड़ते हो, उस पर सोचते हो, अच्छा यह कैसे होगा, अच्छा वो कैसे होगा, इसमें कैसे बदलाव आया, उसमें कैसे बदलाव आया। तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेज पर पहुंच जाते हो तो सही मायने में एक सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषय के साथ जस्टिस हो पाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, और यही एनसीएफ 2005 आपके एनसीईआरटी की पुस्तकें बच्चों से चाहता है। मतलब जो क्लास 9th 10th और 11th के बच्चों से यही चीज चाहता है। उपरोक्त बातों के अतिरिक्त विश्व इतिहास पर कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी, मैं सिर्फ एनसीईआरटी को उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझो कि मैं कोई जो बात कर रहा हूं
बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते, तो अगर मैं एनसीईआरटी का रेफरेंस नहीं दूं तो बच्चों को या बाकी लोगों को धोखा होगा कि शायद मैंने कोई फॉरेन बुक से निकाल कर ये चीजें लाई है। ये आपको एनसीईआरटी पुस्तक में इंस्ट्रक्शन है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन की लोग एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने के बाद भी अवहेलना कर देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप आरंभ कर रहे हो तो पहले मैं आपको पुख्ता मानसिक रूप से उसके लिए तैयार कर दूं कि आपको किस तरह के नॉलेज की जरूरत है और किस तरह की पढ़ाई की जरूरत है एक्सेलेंस लाने के लिए। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त विश्व इतिहास पर कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की पुस्तक में इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि विश्व इतिहास का अध्ययन महज यूरो केंद्रित नहीं होना चाहिए। यूरो केंद्रित का मतलब है कि जैसे यूरोप से ही शुरू और यूरोप से ही खात्मा, यूरोप ने ही दुनिया को सभ्य बनाया, यूरोप ने ही दुनिया का मॉडर्नाइजेशन किया। जितनी भी प्रगतिशील विचारधारा यूरोप से आई, जितने भी प्रगतिशील आर्थिक पद्धतियां निकली, पूंजीवाद, समाजवाद, हर कुछ यूरोप से ही निकला। ये जो यूरोप केंद्रित विचार है, जो ये दुनिया में सबसे अधिक अवदान यूरोप का ही है और बाकी दुनिया यूरोप की पिछलग्गू है, इसे कहते हैं यूरो केंद्रित विचार। तो जब विश्व इतिहास लिखा जाता रहा तो लंबे समय तक हम लोग यूरो केंद्रित विचार के शिकार रहे कि सारी उपलब्धियां यूरोप में देखी गई। अब कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी ने आपको चेतावनी दी है कि पढ़ते हुए किन बातों का ध्यान रखना। संकेत किया है कि इतिहास का अध्ययन महज यूरो केंद्रित नहीं होना चाहिए, इसे बस पश्चिमी विश्व की वीर गाथा की कहानी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अथवा इसे पश्चिमी विश्व की उपलब्धियों की चर्चा तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे पश्चिमी सभ्यता का जो अंधकार पक्ष है उसे भी उजागर करना है। 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में विद्वान नीलाद्रि भट्टाचार्य द्वारा लिखित आमुख लेख में निम्नलिखित निर्देश दिया गया है। जैसे जो नीलाद्रि भट्टाचार्य हैं, उन्होंने अपने आमुख लेख में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। हाल तक जो हम इतिहास पढ़ते आए हैं, आमतौर पर वह आधुनिक पश्चिम के उदय की कहानी रही है। यह कहानी निरंतर प्रगति एवं विकास की थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बाजार एवं व्यापार, तर्क एवं तर्कवाद, आजादी एवं स्वतंत्रता के विस्तार की रही है। पश्चिमी विश्व अपने को इस प्रगति का अग्रदूत मानता था। वह मानता था कि विश्व को सभ्य बनाना, सुधार करना और करवाना, विभिन्न देशों के मूल निवासियों को शिक्षित करना, व्यापार एवं बाजार विस्तार करना उसकी खास जिम्मेदारी है। परंतु यह पुस्तक विकास एवं प्रगति की महान कहानियों के पीछे छुपे ज्यादा अंधेरे इतिहासों से आपका परिचय कराएगी। मतलब आप केवल विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पश्चिम का योगदान, आधुनिकीकरण के क्षेत्र में पश्चिम का योगदान, सभ्यता के क्षेत्र में पश्चिम का योगदान, लेकिन उपनिवेशवाद का अध्ययन कौन करेगा? कौन या इस पक्ष को लेकर चलेगा कि पश्चिम ने दुनिया का औपनिवेशीकरण कैसे किया? यही पश्चिमी विश्व यूरोप ने 300 वर्षों तक दास व्यापार किया और अफ्रीकी दासों को जहाज के डेक में रखकर और हजारों की संख्या में दासों को बेचा। मतलब दास व्यापार में कुल आप मान के चलिए कि 1.5 करोड़ से ज्यादा दास बेच दिए गए अफ्रीकी लोग दास के रूप में। यह भी तो उन्हीं की देन है। लैटिन अमेरिका में और बाकी क्षेत्रों में बीमारियां किसने फैलाई? आप मानकर चलिए कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एबोरिजिनल्स हो, एबोरिजिनल्स का मतलब है जो वहां के जो क्या कहोगे जो देसी लोग हैं, या अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के, एशिया और अफ्रीका के जो इंडिजिनस लोग हैं, उनका शोषण किसने किया? पश्चिमी विश्व ने किया। दुनिया को केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन वेपन्स किसने दिया? तो जब पश्चिम अपना क्रेडिट लेता है तो डिस्क्रेडिट कौन लेगा? और फिर वर्ल्ड सिविलाइजेशन के विकास में पश्चिम ने दुनिया को दिया, इसका प्रचार तो यूरोप करता है, लेकिन स्वयं दुनिया से कितना लिया यह कौन बताएगा? इस पहलू को भी दृष्टिपथ पर लेकर चलना चाहिए। अब यहां पर आगे आपको दिया जा रहा है कि नेक्स्ट वन पहलू को मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा। एक मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बीच में यह बता दूं, फिर एक लास्ट में 1980 के दशक तथा उसके पश्चात विश्व इतिहास के अध्ययन का स्वरूप भी बदल गया और विश्व इतिहास की जगह इसने ग्लोबल हिस्ट्री का रूप ले लिया। जैसे 1990 के दशक में ग्लोबलाइजेशन दुनिया में शुरू हुआ। अब देखो, इसे एजुकेशनल करिकुलम भी चेंज होना है।
अब इसी विश्व इतिहास का स्वरूप, वर्ल्ड हिस्ट्री का नेचर ही बदल गया। अब यू विल सरप्राइज टू नो दैट इट वाज नो मोर अ वर्ल्ड हिस्ट्री, रेदर इट टर्न टू बी अ ग्लोबल हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के बजाय यह ग्लोबल हिस्ट्री के रूप में टर्न हो गया। ग्लोबल और लोकल के बीच अब इंटीग्रेशन किया जाने लगा। क्षेत्र ने विश्व वैश्विक पर कैसे प्रभाव डाला, लोकल ने, और ग्लोबल ने लोकल पर कैसे प्रभाव डाला। मतलब ऐसा नहीं, अगर फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका लोकल क्या इंपैक्ट है, और स्वयं फ्रांस में जो नवीन विचार आ रहे हैं या प्रबोधन के नवीन विचार आ रहे हैं, क्या दुनिया के बाकी क्षेत्रों का भी उसमें कोई योगदान है। तो ग्लोबल और लोकल के बीच अब संतुलन पर आज देखो, पर्यावरण का अध्ययन किसी एक देश की चीज नहीं है। पर्यावरण संकट, या आप कह सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब जितने फैक्टर्स हैं, फ्लड्स हैं, टेररिज्म है, किसी एक कंट्री की चीज नहीं है, पूरे दुनिया पर प्रभाव छोड़ रहा है। जहां पर लोकल ग्लोबल को प्रभावित कर रहा है, ग्लोबल लोकल को प्रभावित कर रहा है। मतलब एचजी वेल्स ने पहले जिस वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की थी, अब इट नो मोर एग्जिस्टेड, अब नाउ देयर एग्जिस्टेड ग्लोबल हिस्ट्री। अब इसको ग्लोबल हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। तो इन पहलुओं को बताने के बाद मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, मैं आपको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताना चाहूंगा। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। मैं चाहता हूं जनरल स्टडीज के बच्चों को भी, ऑप्शनल के बच्चों को, सबको इनका ज्ञान हो। क्योंकि देखो, एक कहावत आपने सुनी होगी, आम क्याम और गुठलियों के दाम। तो अगर केवल वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो केवल वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के नॉलेज का उपयोग बाकी क्षेत्रों में कैसे हो, उससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो जब आप बाकी विषयों से इसे जोड़ोगे तो आपके विश्व इतिहास के ज्ञान में भी निखार आ जाएगा। आपके विश्व इतिहास के ज्ञान में भी निखार आ जाएगा बाकी विषयों से अगर आप इसे जोड़ोगे तो। और अगर आप बाकी विषयों के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड हिस्ट्री को देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में निखार आएगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बाकी विषयों को देखोगे तो उसमें भी निखार आ जाएगा। तो इसमें हम लोग अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से मतलब है कि जब हम लोग विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे होंगे तो विश्व इतिहास के अध्ययन के क्रम में, विश्व इतिहास के अध्ययन के क्रम में निम्नलिखित विषयों की जानकारी पर बल। निम्नलिखित विषयों की जानकारी पर बल। इतिहास के अध्ययन के क्रम में निम्नलिखित विषयों की जानकारी पर बल। अब किन किन विषयों की जानकारी पर हमारा बल होगा उसे देखिए। एक हम देखेंगे वैश्विक संविधान का विकास। अब देखो, वैश्विक संविधान का विकास का मतलब है कि आई एम सो एक्साइटेड आफ्टर ऑब्जर्विंग इट, कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो
तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की पीछे से समझ होती आ रही हो, फिर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री और कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑलरेडी पढ़ते हो। तो मेरा मतलब यह है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री से दुनिया का पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो। एक अलिखित है, दूसरा लिखित है, दोनों समाजों और समुदायों के बीच परस्पर संबंध रहा है, परंतु उन दोनों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें कुछ बातों में तो समानता है, लेकिन कुछ बातों में दोनों बिल्कुल ही डायमेट्रिकली अपोज्ड हो गए हैं। और फिर उसके बाद जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पर पहला लिखित संविधान बना, और फ्रांस की क्रांति में एक के बाद कई संविधानों का एक्सपेरिमेंट होता चला गया मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर वहां से जब तुम आगे बढ़ोगे तो देखोगे फ्रांस की क्रांति के बाद जो 1848 में यूरोपीय क्रांतियां हुई, तो उसमें बहुत सारे देशों को मैंने संविधान को वहां पर अपनाया है। लेकिन अब वहां से जब आगे बढ़ोगे तुम देखोगे अब तक जो संविधान बना है यह यूरोप में मध्य वर्ग के हित के अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि यूरोप में जो मिडिल क्लास है वो प्रभावी वर्ग है, तो वहां पर जो फ्रेंचाइज है, मताधिकार है, वो मताधिकार सीमित है। तो मताधिकार सीमित है, लिमिटेड फ्रेंचाइज है। लेकिन जब वहां से तुम आगे बढ़ोगे तो देखोगे जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो दो वर्ल्ड वॉर के बीच एक तो वर्कर्स में सक्रियता बढ़ेगी यूरोप में, और फिर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी राजनीतिक और आर्थिक जीवन में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में। तो उसका परिणाम हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते बहुत सारे देशों ने अपनी महिलाओं को मताधिकार देना शुरू कर दिया, और वर्कर्स को, तो जिसको तुम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हो, वयस्क मताधिकार, वह लेट से आया। अमेरिका ने उसको 1920 में अपनाया, 1928 में ब्रिटिश सरकार ने उसे अपनाया, 1944 में फ्रांस में, और नॉट टू स्पीक ऑफ स्विट्जरलैंड वगैरह तो और भी लेट चला गया, और भारत ने 1950 में अपनाया। तो हम लोग कोई बहुत लेट नहीं थे। उन लोगों के पास एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था। हम लोगों ने जब से संविधान लागू किया तब से एक व्यक्ति एक वोट का ख्याल रखा, जो कि पश्चिम में नहीं था। तो वहां से बढ़ते हुए और भी वहां का फेडरलिज्म दुनिया में कहाँ है, आपका अमेरिकन मॉडल, कनाडियन मॉडल, तो कई चीज़ों की जानकारी मैं चाहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करते अगर आपको हो जाए तो मुझे भी लगेगा कि आप मेरी टीचिंग का अभिप्रेत पूरा हुआ, जो कि आपका ये जिसको कहोगे घलुए में दी गई चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगी। आपका ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के इस अध्ययन से जो बाकी क्षेत्र में आपका विजन खुल रहा है वह भी तो होना चाहिए। यही चीज तो हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, और बहुत ज्यादा हमारे ऊपर मेहनत पड़ती है और विषय में दिलचस्पी होती ही नहीं। तो जब अगर विषय में दिलचस्पी नहीं होगी तो हम कैसे इसे अटेंड कर पाएंगे। तो वैश्विक संविधान का विकास, तो एक पहलू होगा यहां पर वैश्विक संविधान का विकास। दूसरा हम आपको बताएंगे विश्व आर्थिक नीति, आर्थिक नीति एवं आर्थिक नीति एवं आर्थिक मॉडल का विकास, आर्थिक मॉडल का विकास, मॉडल का विकास। अब देखिए, आप सीधा आप इकोनॉमी पढ़ने आते हो, इसको पढ़ने से पहले आपको अगर यह पता चले कि दुनिया में कैपिटलिस्ट मॉडल कब आया, किस प्रकार से, जिसको कहते हो क्लासिकल अर्थशास्त्र, उसका विकास कैसे हुआ, किस फेज में हुआ, कौन वैसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कौन सा विचार दिया, किस युग में दिया, फिर उसमें क्या बदलाव आया, कैसे दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आया, कैसे डी ग्लोबलाइजेशन आया। ये पहला ग्लोबलाइजेशन नहीं है जिससे हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी कई ग्लोबलाइजेशन आ चुके हैं, लेकिन यह ग्लोबलाइजेशन अपने इंटेंसिटी में और अपने इम्पैक्ट में सबसे ज्यादा, यही फर्क है। ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन इससे पहले नहीं था। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जैसे पूंजीवादी आर्थिक मॉडल है, समाजवादी आर्थिक मॉडल है, इसमें मैं आपको विस्तार से, जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हो, तो प्रबोधन आएंगे तो हम आपको एक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ से वाकिफ करवाएंगे। फिर जब 19वीं सेंचुरी के साम्राज्यवाद पर आएंगे तब आपको गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे दुनिया में आया था, कैसे ग्लोबल इकोनॉमी कायम हुई थी, कैसे इंपीरियलिस्ट पावर्स उसको चला रहे थे। तो वहाँ से उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन में आएंगे तो बताएंगे उस ग्लोबलाइजेशन को कैसे धक्का लगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन ने उसे किस प्रकार से धक्का पहुंचाया। क्योंकि
जो 2008 में जो रिसेशन आया है, उससे पहले दुनिया को अगर 1929-30 का विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन याद रहता, तो 2008 वाले रिसेशन को वो जरा ज़्यादा बढ़िया से समझ पाता, या फिर उससे बचाव पहले से ही कुछ करने की कोशिश होती। लेकिन हम लोगों में एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ गई, तो उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उसे बचाने के लिए कैसे क्लासिकल अर्थशास्त्र को छोड़कर और केन्सियन इकोनॉमिक्स का महत्व बढ़ा, कैसे जॉन मेनार्ड केन्स एक बड़ा ही प्रभावी अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित हुआ। तो वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, और फिर आपने देखा कैसे दुनिया में अमेरिकी राष्ट्र प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी एक न्यू डील पॉलिसी करके, जिसे आप कहते हो ये अभी जो मोदी जी के द्वारा जो ये अपनाया गया है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, तो वही आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को बहुत सारे पत्रकारों ने लिखा आप लोगों के न्यूज़पेपर में कि न्यू डील ऑफ इंडिया। व्हाई वाज इट कैरेक्टराइज्ड एज द न्यू डील ऑफ इंडिया? तो यह इतिहास में यह चीज आप देखोगे कि व्हाई वाज इट कैरेक्टराइज्ड एज द न्यू डील ऑफ इंडिया। तो मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा कि लिंक वहां से जुड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का उसमें डिक्लाइन हुआ और उसको डी ग्लोबलाइजेशन कहा है मेघनाथ देसाई ने। लेकिन वह स्थिति फिर 1970 तक चलेगी। 1970 के बाद फिर कैसे ऑयल क्राइसिस आएगा, ऑयल क्राइसिस के बाद दुनिया की इकोनॉमी किस तरह से संकट में पड़ेगी, और फिर उसी का फायदा उठाकर वाशिंगटन सहमति बनेगी, थैचर रीगन एरा आएगा, और थैचर और रीगन एरा के बाद 1979 में तुम देखोगे दुनिया की अर्थव्यवस्था को 1989 में फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया जाएगा। और फिर इसी क्रम में आप देखोगे कि फिर नए अर्थशास्त्री का महत्व बढ़ेगा। फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन, केन्सियन अर्थशास्त्र हाशिए पर चला जाएगा, और फिर दुनिया में आर्थिक नव उदारवादी आर्थिक नीति आएगी। तो ये चीज मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हुए बता देना चाहता हूं कि ये समझ आपको रहे, और कल को आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ें तो आप बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट होकर वहां बैठे, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो मैं ये चाहता हूं। अब इसके बाद जैसे नीति आए, तो उसके बाद मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको जैसे संविधान की जानकारी हुई, अर्थव्यवस्था की जानकारी हुई, ओके, तो इसी प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास की जानकारी। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखो, आज जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मैं तो कई बार आश्चर्य में पड़ता हूं, क्योंकि मैं जो भी बुक्स पढ़ता हूं और देखता हूं, क्योंकि मैं लेटेस्ट बुक के टच में रहता हूं, तो उसमें मैं एक बात गौर करके देखता हूं कि जो भी पुस्तकें आती है, चाहे वो इकोनॉमी पर हो या इंटरनेशनल रिलेशन पर हो, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में उनको जाना ही जाना है, नहीं तो अपनी चीज़ों को हल नहीं कर पाएंगे। अगर वो नेशनल इकोनॉमी पर है तो कभी ना कोई नेहरूवियन मॉडल या पीछे की तरफ थोड़ा चले ही जाते हैं। और वैसे भी आज का आपको अगर आर्थिक उदारीकरण की नीति या भारत में ही आपको 1991 के बाद जो जिसको नव उदारवादी आर्थिक नीति है अगर समझना है, तो आप नेहरूवादी आर्थिक मॉडल में अवश्य जाओगे। और नेहरूवादी आर्थिक मॉडल में जाओगे तो आपको यह भी नेहरू के साथ जस्टिस करना होगा कि नेहरू ने जब भारत की बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। हाँ ठीक है, नेहरू ने कहाँ गलती की, लेकिन वह गलती तो आगे की पीढ़ी को दिख रही थी, उस समय की पीढ़ी के सामने प्राथमिकता क्या थी। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए आपको ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने या ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति ने हमारी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार क्षतिग्रस्त किया था, ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आपकी निगाह चली जाएगी। तो इतिहास वर्तमान को का मूल्यांकन करने में या वर्तमान को इतिहास से पृथक करके तो देख ही नहीं सकते, इसलिए इतिहास ही वर्तमान है और वर्तमान ही इतिहास है। तो इसलिए मैं ऐसा मानकर नहीं चलता कि आप लोग को एम्बोल्डेड फील करना चाहिए, क्योंकि आप सोशल साइंस का जो मदर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वही आपका सब्जेक्ट है। तो आपके सारे सोशल साइंसेस है, जितने भी सामाजिक विज्ञान है, सबकी जन्म कुंडली, सबका होरोस्कोप आपके हाथ में, कि कहां से कौन सा विषय शुरू हुआ,
किस प्रकार की घटनाएं हुई। तो मैं आपको बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास की जानकारी अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की संधि से हम लोग शुरू करेंगे। आज भी तुम देखोगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कोई अगर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आएगा तो मुद्दा चला जाता है वेस्टफेलिया की संधि पर, क्योंकि वेस्टफेलिया की संधि उसकी जड़ में वेस्टफेलिया की संधि है। तो इस प्रकार से आप इसे हम तो अब तय हुआ हम लोगों के बीच, हम लोगों को इसी के सहारे, विश्व इतिहास के सहारे हमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ज्ञान समझना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास समझना है, हमें विश्व संविधानवाद का विकास समझना है, और ये सब बहुत ही नेचुरल कोर्स में समझना है, ये मैं चाहूंगा। अब मैं आपको सिलेबस थोड़ा समझाता हूं। आपका सिलेबस यहां से नहीं शुरू होता है, आपका सिलेबस शुरू होता है पाठ्यक्रम। ये मैंने यहां पर दिया है पृष्ठभूमि से संबंधित टॉपिक। ये आपका पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड होगा, आप इसको निकाल लेना। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस को मैंने जानबूझकर तोड़ कर थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसलिए आप लोग चिंता मत करना। जैसे 18वीं सदी में यूरोपीय प्रबोधन तथा उपनिवेशों में इसका प्रसार, प्रमुख चिंतक जीन जैक्विस रूसो एवं इमैनुअल कांट, ये पहला टॉपिक है आपका। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आज तक मैं नहीं समझ पाया, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने पहला यहाँ पर जद्दोजहद झेला कि सीधा मैं सिलेबस पर आया, तो मुझे लगता था 18वीं सेंचुरी से पहले जैसे किसी का डेड बॉडी कोई दिखा दे और कहे कि भाई आप इन पर श्रद्धा रखिए, ये महान व्यक्ति थे, तो फिर मन में आता है कि यार इसका हमने युवा अवस्था नहीं देखी, बचपना नहीं देखी, तो मैं कैसे मानूंगा कि यह महान आदमी थे। अब देखो, प्रबोधन है वो एक बौद्धिक क्रांति है, तो बौद्धिक क्रांति है तो हमने कहा कि विचारधारा के पीछे एक बदलता हुआ वर्गीय समीकरण होता है, मैंने आपको बताया है, और बदलता हुआ वर्गीय समीकरण से पीछे आर्थिक परिवर्तन होता है, तो बदलता हुआ वर्गीय समीकरण होता है, मतलब एक वर्ग का वर्चस्व टूटता है, दूसरे का बनता है, फिर विचारधारा आती है। तो प्रबोधन में इमैनुअल कांट है, रूसो है, ये सब एक विशिष्ट विचारधारा लेकर आए हैं और जो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न उपस्थित होता है कि यह किस वर्ग का प्रभाव है, किस वर्ग का वर्चस्व है, तो होता है मध्य वर्ग का वर्चस्व है। तो भाई मध्य वर्ग का वर्चस्व आया कैसे, तो आर्थिक परिवर्तन हुआ। तो आर्थिक परिवर्तन क्या था, तो व्यावसायिक क्रांति थी। तो व्यावसायिक क्रांति हुई तो किन वर्गों का वर्चस्व टूटा, तो सामंत कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का वर्चस्व टूटा। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ था और क्यों स्थापित हुआ था, तो हम देखते हैं कि भाई यूरोप में एक सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था स्थापित थी और सामंतवाद स्थापित थी। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है सामंतवाद आया कैसे था, तो उसके लिए संक्षिप्त जानकारी के लिए हमें उसके पृष्ठभूमि का ज्ञान करना पड़ता है कि देखो सामंतवाद ऐसे आया था। तो ठीक है, सामंतवाद मध्यकाल में आया था, तो इससे पहले प्राचीन यूरोप का क्या हाल था, और प्राचीन यूरोप क्या प्राचीन विश्व का क्या हाल था। विश्व इतिहास में कौन सा क्षेत्र ज्यादा विकसित था, क्या पश्चिम प्राचीन काल से ही यूरोप इतना विकसित है, यूरोप से पहले कोई दूसरा महाद्वीप विकसित था। अगर यूरोप से पहले कोई दूसरा महाद्वीप विकसित था तो कहां पीछे छूट गया। तो खैर यहां पर प्रबोधन को देखने से पहले हमें पुनर्जागरण समझना पड़ेगा, और पुनर्जागरण समझने से पहले हमें मध्ययुगीन यूरोप समझना होगा, और मध्ययुगीन यूरोप से पहले थोड़ी सी जानकारी हमें प्राचीन यूरोप की चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता कि उसमें मैंने प्राचीन मध्यकालीन विश्व कह ले और प्राचीन विश्व कह ले, क्योंकि हम यूरोप की जानकारी तक ही सीमित ना रहे। इसमें फर्क केवल यह होगा कि यहां से चूंकि हमारा पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा, सिलेबस आरंभ होगा, तो यहां पर हम थोड़ा विस्तार से चीजों को देखते चलेंगे। और इससे पहले चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, तो चूंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, तो हम इस यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम एक सीमित जानकारी आपको देंगे, सीमित जानकारी, केवल इतनी ही जानकारी जिससे आप आगे का टॉपिक समझ सके, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन हमें नहीं आना है, इससे हमें अपनी समझ विकसित करनी है। और हिस्ट्री का सिलेबस इतना स्पष्ट है जितना शायद आपको दूसरा सोशल साइंस का स्पष्ट सिलेबस नहीं मिलेगा। कई बच्चे प्रश्न उठाते हैं कि सर सिलेबस बड़ा है, अरे सिलेबस बड़ा होता तो मैं तो थोड़ा और भी बड़ा कर दिया। अगर हाईवेज पर गाड़ी चल रही हो और 100+ के स्पीड में जा रही हो तो क्या फर्क पड़ता है 5 किलोमीटर ज्यादा या 5 किलोमीटर छोटा।
लेकिन किसी पगडंडी और किसी छोटी सी सड़क, टूटी फूटी सड़क से हिचकोले लेके गाड़ी चल रही हो तो 1-1 किलोमीटर का भी इंतजार करना पड़ता है। तो अभी अगर हमको अपनी समझ बढ़ानी है, थोड़ा पीछे चले जाएंगे और उसी तरह से तुमको सिलेबस जहां एंड होगा उसे आगे ले आके कॉन्टेम्पररी तक जोड़ूंगा ताकि आपको बाकी विषयों की सहज जानकारी मिल जाए। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको प्राचीन विश्व की झलक दूंगा और मध्यकालीन विश्व की। तो प्राचीन विश्व में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं तथा प्राचीनतम साम्राज्य, फिर मध्यकालीन विश्व में यूरोप में सामंतवाद एवं चर्च व्यवस्था, भारत एवं चीन के मध्यकालीन साम्राज्य, मध्यकालीन यूरोप का आधुनिक यूरोप में संक्रमण तथा शेष विश्व के साथ यूरोप का संबंध, यूरोप में सामंतवाद का पतन तथा पूंजीवाद का उद्भव, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, 30 वर्ष युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत और यूरोप का अन्य महाद्वीपों में विस्तार तथा उनका औपनिवेशीकरण। ये सिर्फ आपके पृष्ठभूमि के नॉलेज के लिए होगा, दिया हुआ है पृष्ठभूमि से संबंधित टॉपिक। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अब सिलेबस आपका शुरू होता है 18वीं सदी में यूरोपीय प्रबोधन तथा उपनिवेशों में। तो पहला टॉपिक आपका प्रबोधन आता है, दूसरा आती है अमेरिकी क्रांति, और तीसरा टॉपिक आती है फ्रांस की क्रांति, और फिर आपका आता है उदारवाद और राष्ट्रवाद तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण एवं साम्राज्यों का विघटन। तो इसको हमने पूरा एक ब्लॉक बना दिया क्योंकि इन सब का, इन पूरे ब्लॉक का आपस में ज्यादा गहरा संबंध है। तो मैं इस पूरे को एक ब्लॉक बनाऊंगा, मतलब इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट पार्ट या पार्ट में इसको डिवाइड कर दे। एक आपका पृष्ठभूमि नॉलेज हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूं। पहले मैं यहां पर आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता दूं। पहले तो आपका पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी। पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी। और तब हम आपको यहां पर बनाते हैं भाग प्रथम। भाग प्रथम में मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रबोधन पहला, मैंने उसको डिटेल्स में थोड़ा सा जैसे जो शब्दावली आपके पाठ्यक्रम में हो तो वहां पर मैंने दे दिया है। यहां पर मैं संक्षिप्त केवल मुख्य टॉपिक का नाम बताता हूं। मुख्य टॉपिक का मतलब है कि उसका एक एक को तोड़ कर नहीं बताएंगे, आपको हेडिंग देता हुआ चल रहा हूं। प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 19वीं सदी में उदारवाद एवं राष्ट्रवाद, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद। अब इसी से जुड़ा हुआ इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, तथा साम्राज्यों का विघटन। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण तथा साम्राज्यों का विघटन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण तथा साम्राज्यों का विघटन। अब देखो, इतने टॉपिक को हमने एक पार्ट बनाया, इस सब का एक दूसरे से लिंक होगा और सब एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। इसको मैं रेगुलर क्लास में ही समझा सकता। हाँ, मैं एक काम ये कर रहा है कि हम इसमें आपका सिलेबस में प्रवृत्तियों को ही ज़्यादा तरजीह दी गई है,
परंतु हम काल क्रम को भी, जो उसका क्रमानुसार को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। वजह क्या है कि क्रमानुसार होने से क्या होता है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बढ़िया कायम होता है। जैसे एक टॉपिक आपको आगे है अमेरिकी गृहयुद्ध, लेकिन अमेरिकी गृहयुद्ध को मैं यहीं रखूंगा अमेरिकी क्रांति के साथ, ताकि अमेरिका से संबंधित दोनों टॉपिक एक साथ आप समझिए। और वैसे भी गृहयुद्ध आपको कहीं ना कहीं क्रांति से जुड़ी हुई सच्चाई है। और उसी प्रकार से एक और टॉपिक है आपका, वो बहुत आगे है, साइमन बोलीवर लैटिन अमेरिका। लेकिन साइमन बोलीवर लैटिन अमेरिका को हम फ्रांस की क्रांति के बाद ही रखेंगे, क्योंकि साइमन बोलीवर एक सैनिक जनरल के नेतृत्व में जो स्पेन के उपनिवेश ने लैटिन अमेरिका में, स्पेनिश उपनिवेश ने विद्रोह करके और स्वतंत्रता हासिल की थी लैटिन अमेरिका ने, तो उसे हम यहीं पर फ्रांस की क्रांति के बाद ही इसलिए रखना चाहेंगे क्योंकि फ्रांस की क्रांति की घटना से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। एक बात और भी है, वैसे आपके सिलेबस के दूसरे पार्ट में टर्म दिया हुआ है 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांतियां, जो आपका क्रांति और प्रतिक्रांति वाला चैप्टर है उसमें, लेकिन हमने इसको यहीं डाल दिया है क्योंकि जैसे फ्रांस की क्रांति के बाद जब हम 19वीं सेंचुरी का यूरोप कवर कर रहे होंगे तो हम उदारवाद और राष्ट्रवाद या इटली और जर्मनी के एकीकरण या साम्राज्यों के विघटन, इनके साथ तो हम जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे अगर हम 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांतियों से उसे नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए यहीं पर वो चीज को हमने डाल दिया है और उसे हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो एक पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, उसके बाद हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। फिर आपको यहाँ पर मैं टॉपिक दिखाता हूँ। अब मैंने दूसरा पार्ट लेनी है हमको औद्योगिक क्रांति से, क्योंकि यहाँ से फिर एक दूसरा ट्रेंड शुरू होता है। हालांकि ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कोई टॉपिक किसी से अलग है, लेकिन इसका लिंक ज्यादा बढ़िया बनता है, इसलिए मैंने यहां से एक उठाया है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण एवं प्रभाव, अमेरिकी, जर्मनी, रूस एवं जापान में औद्योगिकरण का विस्तार। अब आपके सिलेबस में ब्रिटिश औद्योगिकरण का एग्जाम्पल दिया है, दूसरा अमेरिका में, जर्मनी में, रूस और जापान में औद्योगिकरण का विस्तार। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया में आगे का जो परिवर्तन लाने वाला है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने वाला है। बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी आर्थिक घटना है। ये फिर वर्गीय समीकरण को बदलेगा। तो आगे देखो, अब नई विचारधारा के रूप में समाजवाद और मार्क्सवाद आ गया, क्योंकि वर्गीय समीकरण बदल गया। औद्योगिक क्रांति हुई तो उसका मतलब है एक नया सामाजिक वर्ग आया और वो भी धीरे धीरे पावरफुल वर्ग होकर उभर रहा है, वो है औद्योगिक श्रमिक वर्ग, जिसे आप सर्वहारा वर्ग कहते हो। तो जब यह वर्ग आया तो इसने फिर नई परिवर्तनों की मांग की, तो नवीन विचारधारा के रूप में समाजवाद और मार्क्सवाद आ गया। फिर आपके टॉपिक में ही मार्क्सवाद का यूरोप में क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई उससे पहले तो कहीं भी समाजवादी क्रांति सफल नहीं हुई। मार्क्स भी निराश होकर मरा। फिर भी मार्क्सवाद ने यूरोप में कहां तक परिवर्तन लाया, ये टॉपिक का हिस्सा है। फिर आपका आता है उपनिवेशवाद, मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति तथा उपहार पद्धति। अब उपहार पद्धति क्या है मैं आपको रेगुलर क्लास में बताऊंगा। साम्राज्यवाद तथा अफ्रीका का विभाजन, इंपेरियलिज्म एंड द पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। व्यवस्था तथा अव्यवस्था पर आधारित उपनिवेश। व्यवस्था का मतलब होता है सेटलमेंट एंड नॉन सेटलमेंट कॉलोनीज। व्यवस्था में आपको दिया है दो एग्जाम्पल दिया है, एक साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया यानी सेटलमेंट कॉलोनीज, एंड नॉन सेटलमेंट में आपको दो एग्जाम्पल दिया है, एक इंडोनेशिया और आपके दो एग्जाम्पल हैं, एक है इंडोनेशिया और दूसरा है लैटिन अमेरिका। तो इसको नॉन सेटलमेंट कॉलोनीज के रूप में दिया है। और फिर अब इसके बाद जैसे साम्राज्यवाद पर आप आओगे, अर्थव्यवस्था पर आधारित उपनिवेश, और यहीं पर आपका टॉपिक आ जाता है साम्राज्यवाद। तो इस टॉपिक के बाद आप देखोगे सीधा आपका नेक्स्ट वन पार्ट आएगा, वो है प्रथम विश्व युद्ध का। लेकिन मैं उसको अब यहाँ पर फिर आपको एक बार नोट डाउन करवा दूं। अब मैं भाग 2 बनाने जा रहा हूं इतने टॉपिक को। भाग 2 औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, दूसरा समाजवाद एवं मार्क्सवाद, समाजवाद एवं मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, और
फिर साम्राज्यवाद, और ही साम्राज्यवाद से अफ्रीका का विभाजन, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, एशिया एवं अफ्रीका, एशिया एवं अफ्रीका, अफ्रीका। यहीं पर मैं आपको देने वाला हूं ग्लोबल व्यवस्था का विकास, ग्लोबल व्यवस्था का विकास, मतलब यह भी एक ग्लोबल व्यवस्था है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यह भी एक ग्लोबल सिस्टम है। तो ग्लोबल व्यवस्था का विकास, अब इसको हमने एक पार्ट बनानी है, सब एक दूसरे से लिंक है। एक ग्लोबल सिस्टम 19वीं सेंचुरी में भी आई है, उससे आप परिचित होंगे। फिर हम नेक्स्ट वन आपका बनाएंगे टॉपिक, जो इसमें दिखाया है मैंने, प्रथम विश्व युद्ध का कारण, स्वरूप एवं प्रभाव, दो विश्व युद्धों के बीच होने वाले विकास, 1917 की रूसी क्रांति, 1929-30 होगा, 20 नहीं, 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी, यहाँ 1929 होगा, 20 नहीं, 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी, इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद का उद्भव विकास, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध का उद्भव, प्रसार तथा प्रभाव। तो इसको हम एक बनाएंगे पूरा। तो यहाँ मैं फिर आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पर भाग 3 पर हम आते हैं। तो भाग 3 में बनाएंगे प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन, हाँ, पेरिस शांति सम्मेलन, ये 1914 to 18, 1920 पेरिस शांति सम्मेलन। फिर रूस की बोल्शेविक क्रांति, ये हमने अपने ढंग से तोड़ा है। आपके सिलेबस में तो रूस की क्रांति और चीन की क्रांति दोनों एक साथ दी हुई है, जबकि दोनों आगे पीछे की है। रूस की बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी तथा अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू डील नीति। ये आपका सिलेबस में नहीं है, अमेरिकी प्रेसिडेंट न्यू डील, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डालूंगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू डील नीति, अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू डील नीति। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इटली में फांसीवाद, इटली में फांसीवाद एवं जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद एवं जर्मनी में फांसीवाद एवं जर्मनी में नाजीवाद। अब देखो, इतने टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक, ये टॉपिक एक दूसरे से। अब देखो, यहाँ पर तो मैंने सिलेबस में आपको एक एक अलग अलग करके टॉपिक दे दिया है, लेकिन मैं आपको जो रेगुलर क्लास में कवर करूंगा तो ऐसा नहीं, सबसे लिंक करके। जैसे अब प्रथम विश्व युद्ध है, तो प्रथम विश्व युद्ध को मैं नाम दूंगा पूंजीवाद का संकट। तो पूंजीवाद का संकट नाम दूंगा, तो अब देखो, अब मैं दूंगा पूंजीवाद का संकट प्रथम विश्व युद्ध,
और फिर दूसरा टॉपिक बनाऊंगा कि पूंजीवाद के संकट का फायदा उठाकर समाजवाद की प्रगति। उसमें मैं 1917 की रूसी क्रांति दूंगा, और 1917 की रूसी क्रांति के बाद मैं दूंगा कि भाई बोल्शेविक क्रांति पूंजीवाद के लिए एक बड़ा संकट, और 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी पूंजीवाद के लिए दूसरा बड़ा संकट। तब दूसरा बड़ा संकट वहां मैं दूंगा तो पूंजीवाद की रचनात्मक प्रतिक्रिया, तो केन्सियन अर्थशास्त्र बताऊंगा और रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी बताऊंगा। फिर मैं उसके नीचे बताऊंगा पूंजीवाद की विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया, और तब बताऊंगा फासीवाद और नाजीवाद। तो उसे मैं पूंजीवाद की विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया के रूप में बताऊंगा। तो ये मैं आपको ये पहलू एक दूसरे से लिंक्ड होगा, और आप उसको जब पढ़ रहे होगे तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके आपके सामने आता है तो आप उसको बड़ी आसानी से आंसर कर दोगे। तो इस प्रकार से ये हमारा, हाँ, इसलिए इसमें एक चीज नाजीवाद, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध तक हम लोग पहुंच जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध, अब उसके बाद ये आपका द्वितीय विश्व कारण एवं प्रभाव हो गया। अब 1945 के पश्चात आपका एक शुरू होगा शीत युद्ध का आरंभ एवं प्रसार, एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति, तृतीय विश्व का उद्भव एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, चीन में साम्यवादी आंदोलन तथा चीनी गणतंत्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विवाद निपटारा, अफ्रीका में मिस्र, लैटिन अमेरिका में साइमन बोलीवर, ये तो पीछे ही मैं ले लूंगा साइमन बोलीवर, अफ्रीका में मिस्र, दक्षिण पूर्वी एशिया में वियतनाम, यूरोप का एकीकरण, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय समुदाय एवं यूरोपीय यूनियन, जी सोवियत रूस का विघटन तथा समाजवादी देशों में परिवर्तन और भूमंडलीकरण, ये टॉपिक आपके हैं। लेकिन इसको मैं फिर अपने ढंग से रिसफल करूंगा। रिसफल इसलिए करूंगा कि जैसे देखो, अब आपका जो यूरोपीय यूनियन है, अब देखो इसमें आपसे पूछा यूरोप का एकीकरण, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक टर्म दिया है, यूरोपीय समुदाय दूसरा टर्म दिया है, और यूरोपीय यूनियन तीसरा टर्म दिया है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय समुदाय और यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन 1993 की सच्चाई है, ऑनवर्ड्स जा रही है, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1958 की सच्चाई है, और यूरोपीय समुदाय 1967 की सच्चाई है। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इमीडिएट इफेक्ट के रूप में हम आपको यूरोपीय आर्थिक समुदाय बता दें, और फिर यूरोपीय समुदाय की वही झलक दे दें। लेकिन यूरोपीय यूनियन हम फिर 1990s में चलकर बताएं, तो उसका मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा जिसमें कि सभी एक दूसरे से जुड़ती हुई चीजें आ जाए। और इसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको कम से कम 6, 7, 8 ऐसे डायग्राम दूंगा कि डायग्राम की सहायता से यह सारा चेंजेज आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं डायग्राम दूंगा, उसका यूज आप जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी आप डायग्राम का यूज कर सकते हो, तो आपको दोहरा फायदा इसमें हो जाएगा। तो मैं आपको यहां बताऊं कि अब हम इसको कैसे डील करेंगे। तो ये आपका ये टॉपिक हुआ। अब 1945 के पश्चात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आ जाएंगे तो इसमें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इमीडिएट इंपैक्ट होगा वो होगा, दो घटनाएं एक साथ होगी और प्रभावित भी करेगी। पहले लेते हैं उपनिवेशीकरण, पहले शीत युद्ध लेते हैं। शीत युद्ध, शीत युद्ध ये आपका 1945 से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन 4 दशक तक चलेगा। और उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण का मतलब है उपनिवेश मुक्ति। शीत युद्ध, उपनिवेशीकरण, ये टॉपिक हो गया। अब जब उपनिवेशीकरण और शीत युद्ध होगा, उसी समय आपका एक महत्वपूर्ण चीज और भी होने जा रहा है, क्योंकि यूएनओ, या इसको थोड़ा आगे करते हैं, शीत युद्ध, उपनिवेशीकरण कवर कर लोगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट वन गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और जब आप इसको
व्युपनिवेशीकरण के साथ पीछे मैं एक चीज कर देता हूं, क्योंकि जब उपनिवेश मुक्ति होगी तो उपनिवेश मुक्ति में दो तरह से मुक्ति होगी। एक तो पूंजीवादी पार्टी या जिसको कहोगे मध्यवर्ग की पार्टी के नेतृत्व में होगी, जैसे भारत का हुआ, श्रीलंका का हुआ या बाकी देशों का हुआ। और दूसरा साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में होगा, तो उसमें चीन का होगा और वियतनाम का होगा। तो मैं यहीं पर चाहता हूं कि आप चीन की क्रांति 1949 यहीं पर आप देख लें। अब आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, फिर यहां शीत युद्ध, सॉरी यूएनओ और विवाद निपटारा, संयुक्त राष्ट्र संघ विवाद निपटारा। विवाद निपटारा का मतलब है कि बहुत सारे विवाद इसके सामने आएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ विवाद निपटारा, संयुक्त राष्ट्र संघ विवाद निपटारा, यहां पर आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विवाद निपटारा हो जाएगा। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ तो हाँ, एक यहीं पर आना, चीन की क्रांति जहां थे उपनिवेशीकरण, वहां अफ्रीका में मिस्र एक कर देते हैं। अफ्रीका में मिस्र, अफ्रीका में मिस्र, हाँ, एक दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम भी है। वियतनाम तो जहां हमने चीन किया है यहीं पर वियतनाम कर देंगे। चीन और वियतनाम दो अलग, चूंकि वियतनाम में एक शीत युद्ध का हिस्सा बनेगा, हो ची मिन्ह। यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका को धक्का पहुंचेगा, यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका उलझेगा, जिसको वाटरलू ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। तो चीन के साथ ही वियतनाम भी हम लोग कवर कर लेंगे, और अफ्रीका में मिस्र कर लिया। तो इतने टॉपिक को हम लोग एक ब्लॉक में ले लेते हैं, इसको हम पार्ट 4 कर देते हैं। ये पार्ट 3 था, हाँ पार्ट 4 कर दिया, पार्ट 4। अब एक पार्ट में पार्ट 5 कर देते हैं, लास्ट यही है। और इसमें हमारा टॉपिक यूरोप का एकीकरण, सोवियत रूस, समाजवादी देशों में परिवर्तन। इसमें हमारा पार्ट 5 में हमारा आ जाएगा शीत युद्ध। यूरोप का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण में तीनों आ जाएगा। इसमें यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय संघ तक भी हम ले लेंगे। यूरोप का एकीकरण। दूसरा, सोवियत रूस का विघटन, सोवियत रूस का विघटन एवं हाँ, यूरोप का एकीकरण तथा नाटो भी, एक नाटो भी आपके टॉपिक में दिया है, तो इसको भी ले लेते हैं। सोवियत रूस का विघटन एवं पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में परिवर्तन। पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में राजनीतिक परिवर्तन, देशों में राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। अब विश्व राजनीति में
संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व और इसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण। अब ये हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपका सिलेबस तो यहाँ अमेरिकी वर्चस्व, लेकिन अमेरिकी वर्चस्व के बाद भी तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और जब आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप करेंट कंटेक्स्ट तक जानो। अब मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वर्क करूंगा और आपका एक क्लास में खास कर दूंगा कि आपका सिलेबस लगभग 1990 और पूर्वी यूरोप के देशों में मतलब 1990 के दशक तक आपका सिलेबस चलता है। फिर मैं 2 दशक आपको आगे लाकर वर्तमान में कोविड-19 का जो वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटरनेशनल रिलेशन पर प्रभाव पड़ता है वहां तक का मैं टॉपिक आपको लिंक कर दूंगा। और मैं चाहूंगा कि इसमें आपका अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हो जाए, आप विश्व अर्थव्यवस्था के विकास को भी समझ सके, आप विश्व संविधान वैश्विक संविधान के विकास को समझ सकें, आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास को समझ सकें। तो कोई भी क्वेश्चन चाहे यूपीएससी में या स्टेट में, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन राइटिंग की जिज्ञासा तो है, लेकिन क्वेश्चन राइटिंग तो मैं आपको तभी सिखा सकता जब थोड़ा टॉपिक आपको पता हो, नहीं तो आपके लिए तो फिर वो बिल्कुल ही नई चीज हो जाएगी। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं प्रत्येक टॉपिक के बाद क्वेश्चन क्लास में कवर करता ही करता हूं और उसमें मैं क्वेश्चन राइटिंग का तरीका आपको बताता हूं। जैसे अब मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं अभी, तो समस्या हो जाएगी कि आप अभी उस टॉपिक से वाकिफ नहीं है तो उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन उठाऊं जिसको आप, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन एक पूछता है कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया था। विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया था न कि संपत्ति पर। टिप्पणी कीजिए। एक बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है। अब देखो, अब यहां पर मैं थोड़ा सा पंगु इसलिए बन गया हूं क्योंकि राइटिंग का रूल्स तो मैं यहां बता दूंगा, लेकिन राइटिंग का जब मैं कंटेंट की चर्चा करूंगा तो कंटेंट अभी आपको पता नहीं है। तो कंटेंट नहीं पता होने से लेक्चर को पूरा एंजॉय आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। लेकिन मैं यहां पर बताऊं कि देखो, राइटिंग में पहले नियम क्या होता है कि आपको एक इंट्रोडक्शन और अगर एक थीसिस लाइन आप लिख सकें, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ प्लस थीसिस, मैं रेगुलर क्लास में आपको बताऊंगा, तो आप एक अच्छे लाइन से इसका इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर आपका एक थीसिस लाइन हो जाए तो फिर सोने में सुहागा। तो यहां पर आप है कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया था न कि संपत्ति पर, टिप्पणी कीजिए। तो यहां पर आप इसको इस प्रकार से उठा सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति यूरोपीय इतिहास की वह महान घटना मानी जाती रही है
मानी जाती रही है, जाती रही है मानी जाती रही है जिसने यूरोप का मध्यकाल से, जिसने यूरोप का मध्यकाल से आधुनिक काल में, मध्यकाल से आधुनिक काल में संक्रमण का ट्रांजिशन का मतलब एक से दूसरे में संक्रमण को संभव बनाया। ओके, ये आपका इंट्रोडक्शन का लाइन हो गया। ओके, अब थीसिस लाइन क्या है मैं बताता हूं। परंतु अपने आरंभिक चरण में एक तरफ इसने कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग की वर्गीय विशेषाधिकारों को समाप्त करने में तो तत्परता दिखाई, परंतु दूसरी तरफ इसने निजी संपत्ति को बने रहने दिया। इस तथ्य की व्याख्या वर्गीय समीकरण, वर्गीय हित, इस तथ्य की व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में करने की जरूरत है। अब देखो ये तुम्हारा पीछे ये जो है लाइन, परंतु दूसरी तरफ उसने निजी संपत्ति को बने रहने दिया, इस तथ्य की व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में करने की जरूरत है। ये आपका थीसिस लाइन हुआ। आपने क्रक्स को ही पकड़ लिया। एग्जामिनर जिस समय इस लाइन को देखेगा वो समझ लेगा कि बच्चा वेल क्वालिफाइड है अपने सब्जेक्ट में। क्योंकि देखो अब जो रेवोल्यूशन शुरू होगा तो शुरू से ही चूंकि मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग का हित क्या है
कि सभी समान, मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग मध्य वर्ग के समान धरातल पर आ जाएं। उनके द्वारा जो विशेषाधिकारों का विशेष रूप से दावा गया है उससे मध्य वर्ग संतुष्ट नहीं है। तो तुम देखोगे कि मध्य वर्ग की पूरी कोशिश रही, चाहे वो सामंतवाद का अंत हो या नए संविधान की घोषणा हो या नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई है, उन सभी में उसने विशेषाधिकारों पर सीधा हमला बोला। लेकिन जब संपत्ति की बात हुई तो मध्य वर्ग स्वयं पीछे हट गया और उसने निजी संपत्ति को फ्रांस में बनाए रखा। क्यों? क्योंकि स्वयं उनके पास भी संपत्ति है। अगर वो कुलीन वर्ग की संपत्ति पर हमला बोलते तो फिर उनकी अपनी संपत्ति चली जाती, तो उनका भी उसमें वर्गीय हित है। तो अब ये तुम्हारा थेसिस लाइन हो गया, और फिर राइटिंग में इंट्रोडक्शन थेसिस तुमने लिख दिया, तो उसके बाद दूसरा पार्ट आता है कि आइडियाज और एग्जाम्पल। आइडिया और एग्जाम्पल के माध्यम से तुमने जो ऊपर थेसिस लिखा है, क्योंकि देखो अगर ऐसे लिखना रहता है निबंध तो उसमें तो बहुत लंबा आकार होता है, तो उसमें तो पूरी राइटिंग का निर्वाह करना होता है। यहाँ पर आपको 200 वर्ड्स और 150 वर्ड्स में लिखना है, तो इसमें आपको बस यही संक्षिप्त राइटिंग का तरीका अपनाना है कि आइडियाज और एग्जाम्पल्स पैराग्राफ चेंज करके दीजिए। हो सकता है कि आप एक पैराग्राफ में भी आइडियाज और एग्जाम्पल दें या दूसरे पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में दें, या आप चाहें तो पॉइंट भी बना लें, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन पॉइंट बनाने का मतलब है कि आप विश्लेषण को नहीं रोक सकते, विश्लेषण के तहत होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 अगर आप घटनाक्रम दे देंगे तो प्रूव्ड हो जाएगा। एक आप देंगे सामंतवाद का अंत हुआ परंतु सामंतों का निजी संपत्ति को बने रहने दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल दोगे नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा हुई, लेकिन नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा में संपत्ति के अधिकार को तरजीह दी गई। और तीसरा एग्जाम्पल दोगे जब नए संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें भी संपत्तिशाली वर्ग को ही, या कह सकते हो कि जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है उसी को केवल वोटिंग राइट दिया गया, मतलब संपत्तिशाली वर्ग को वहां भी प्रधानता दी गई है। तो संपत्ति के अधिकार को मध्य वर्ग ने बनाए रखा है जो कि मध्य वर्ग के हित में है। तो ये चीज यहां पर साइड करना होगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम्हारी समझ विकसित होगी तभी क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन आंसर का संबंध सीधा समझ से होता है। तो आज तो मैंने पूरे क्लास में आपको तैयारी की पूरी रणनीति बताई है। अब कल से हम पृष्ठभूमि के ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तो आज इतना ही। मुझे लगता है कि आपको अगर एक बार में दिक्कत हो तो 2 बार में आप देखो, लेकिन जो मैंने कहा है उस इंस्ट्रक्शन को आप जरूर समझिए। बहुत आसान है और आप सब्जेक्ट को बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, फिर मैं कल मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो।